हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं विषय इतिहास पाठ 8 उद्योग तथा व्यापार लेकर आया हूँ। तो आज हम उद्योग तथा व्यापार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उनमें सबसे पहले भारत के प्रमुख उद्योग है। भारत के प्रमुख उद्योग में वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन जूट उद्योग, हस्तशिल्प, वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, नमक उद्योग, साइकिल उद्योग, खाद्य तथा ग्रामोद्योग, कृषि उद्योग, भारत सरकार की नीति, खनिज संसाधन, वन संसाधन, मत्स्य उद्योग, पर्यटन उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात, आंतरिक व्यापार, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो इस पाठ में हम स्वतंत्र कालखंड के उद्योग तथा व्यापार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत स्वतंत्र होने के बाद औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1948 में भारतीय उद्योग वित्त निगम की स्थापना की गई। औद्योगिक परियोजनाओं की दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवा देना इसका उद्देश्य था। साथ ही 1954 में 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद में औद्योगिक को विकास गति देने के लिए 1948 में 1948 में भारतीय औद्योगिक विकास वित्त निगम की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना करने का एक ही कारण था कि औद्योगिक परियोजनाओं के द्वारा जो दीर्घावधि ऋण जो कर्ज दिया गया उनको उपलब्ध करके देना था, ताकि वो लोन वगैरह देकर बड़े बड़े कल कारखाने वगैरह फैक्ट्री वगैरह चला सके। तो 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। तो उसमें हम प्रमुख उद्योग में आएंगे। पहला आपका वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में आएंगे हम लोग। तो वस्त्र उद्योग में आपको दिया गया है कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान लगभग 14% यानी 14% है। तो 14% होने के कारण वस्त्र उद्योग में यंत्र करखा और हाथ करखा का समावेश होता है। यंत्र करखा और हाथ करखा जो हाथ से बनाए, जो हमारे महात्मा गांधी जो चरखा चलाया करते थे उसका शामिल होता था। तो हाथ करखा उद्योग श्रम प्रधान टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना की गई। यह समिति देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने लगे और वस्त्र की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि वस्त्र उद्योग सबसे पहले हाथ करखा और यंत्र करखा के द्वारा बनाया जाता था। तो ये 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई और वस्त्र उद्योग का योगदान लगभग 14% है, 14% ही रहा है। तो उसे आगे ले जाने के लिए समिति के बाजारों द्वारा निर्देश या निर्यात के लिए तैयार करने के लिए वस्त्र उद्योग की गुणवत्ता बढ़ाई गई है। उसके बाद में आ रहा रेशम उद्योग। अब यहाँ पे रेशम उद्योग के बारे में दिया गया है। रेशम उद्योग, तो रेशम उद्योग इस उद्योग का कार्य वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। बेंगलुरु की सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी, तो बेंगलुरु की सेरीबायोटिक लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। ये उद्योग प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्यों में चलता है। इसी तरह इस उद्योग का विस्तार आदिवासी बहुल राज्यों में भी किया जाता है। आपको पता है रेशम जो है कीड़ों के द्वारा पैदा किया जाता है। तो कीड़ों की खेती करने के लिए सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में बेंगलुरु में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों की शहतूत के वृक्षों के अनुसंधान किया गया, रिसर्च वगैरह किया गया और किस प्रकार से ज्यादा रेशम पैदा करना चाहिए। तो यहाँ पर कीड़ों का आविष्कार किया गया और रिसर्च करने के बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्यों में ये रेशम का व्यापार पलता बुनता है। इसी तरह उद्योग में विस्तार आदिवासी बहुल इलाकों में सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि आदिवासी बहुल राज्यों में भी ये काम ज्यादा किया जाता है। उसके बाद पटसन जूट उद्योग। तो आप रेशम उद्योग के बारे में आप देखेंगे पटसन जूट उद्योग। तो पटसन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात होता है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली आदि वस्तुएं बनाई जाती है। तो आप लोग पटसन के बारे में बताए। पटसन का जो उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। भारत में बड़ी मात्रा में बोरे बनाने के लिए, सुतली वगैरह बनाने के लिए ये पटसन का निर्यात किया जाता है और आदि ये वस्तुएं पटसन यानी जूट से बनाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पटसन का होता है। उसके बाद में आ रहा होगा हस्तशिल्प। तो हस्तशिल्प पढ़ने से पहले आप लोग बचत गुट तथा स्वयंसेवी संस्था एनजीओ की सहायता से बुनकरों की सहायता करने वाली मेगा क्लस्टर योजना है। इसके अंतर्गत कच्चा माल, डिजाइन, सामग्री, तकनीकी विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए सहायता की जाती है। तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग से संबंधित बताया गया है कि
बुनकरों की सहायता करने के लिए मेगा क्लस्टर योजना के अंतर्गत कच्चा माल डिजाइन सामग्री तकनीकी विकास बुनकरों के कल्याण के लिए सहायता की जाती है। तो ये आपको बताया था कि आप ये जानते हैं, तो ये बुनकरों को द्वारा सपोर्ट करने के लिए जो वस्त्र उद्योग के लिए बनाया गया है। अब आप लोगों का हस्तशिल्प, तो ये श्रम प्रधान क्षेत्र है, अधिक रोजगार क्षमता, कम निवेश, अधिक लाभ, निर्यात को प्रधानता और अधिक विदेशी मुद्रा के कारण हस्तशिल्प के क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिला। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को बाजार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए दिल्ली हाट जैसी बाजार प्रणाली अनेक शहरों में शुरू हो गई। इनमें मुंबई भी एक शहर है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि हस्तशिल्प जो है श्रम प्रधान है और अधिक रोजगार, इसमें अधिक रोजगार क्षमता होती है और कम निवेश और अधिक लाभ मिलता है। तो निर्यात को प्रधानता देने के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा पाने के लिए हस्तशिल्प के शिल्पकारों को सपोर्ट रोजगार देने के लिए ग्रामीण और शहरी कारीगरों को बाजार में लाने के लिए दिल्ली हाट जैसी ने सपोर्ट किया है और उनमें आगे चलकर बाजार प्रणाली में अनेक शहरों में शुरू, इसमें हमारा मुंबई शहर भी आता है। मुंबई शहर ने भी हस्तशिल्प कला को सपोर्ट किया है। उसके बाद में आप लोगों को वाहन उद्योग, अब यहाँ पे वाहन उद्योग के बारे में आपको दिया गया है कि वाहन उद्योग किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको पता वाहन व्हीकल्स, तो यहाँ पे वाहन उद्योग के बारे में, वाहन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से 40 देशों में वाहन निर्यात किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि वाहन उद्योग भारत में सबसे ज्यादा चलता है और भारत से 40 देशों में वाहनों का निर्यात किया जाता है। भारत के वाहन उद्योग को संग्राहित क्षेत्र कहा जाता है। भारत के ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा उद्योग तथा विश्व के तिहाई ट्रैक्टर का उत्पादन भारत में होता है। भारत के ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीका आदि के देशों में निर्यात किया जाता है। तो भारत को वाहन उत्पादन के सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ पे भारत में वाहन उत्पादन क्षेत्र सबसे ज्यादा किया जाता है और भारत को संग्राहित क्षेत्र उत्पादन के लिए कहा जाता है। वाहन उत्पादन के लिए संग्राहित क्षेत्र नाम दिया गया है और हमारे भारत देश में पूरे वर्ल्ड में ट्रैक्टर सबसे ज्यादा निर्यात किए जाते हैं। तो भारत में ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीका आदि के देशों में भी निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है। उसके बाद में आप लोगों का सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में, गृह निर्माण और बुनियादी संरचना के विकास में सीमेंट उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में ये उद्योग है। वर्तमान में भारत सीमेंट निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण देश बन गया। तो आपको पता है सीमेंट कहाँ यूज किया जाता है। सीमेंट आपको पता है कि मकान वगैरह बनाए जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के लिए सीमेंट का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो बुनियादी जो बेसिक जो है आप लोगों का ढांचा वगैरह, इमारतें वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे तकनीकी ज्ञान से संबंधित सभी तरह से आज प्रेजेंट में भारत पूरे वर्ल्ड में सीमेंट निर्माण के उद्योग में एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। तो सीमेंट भी गृह निर्माण के लिए और बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए साथ से यूज किया जाता है। ये भी भारत देश में सबसे ज्यादा फल फूल रहा है सीमेंट उद्योग। उसके बाद में आप लोगों का चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग के बारे में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा तथा निर्यात अभिमुख उद्योग है। तो ये भारत का सबसे बड़ा निर्यात अभिमुख उद्योग है। तो चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा होता है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा से चमड़ा जो प्राणियों के चमड़े वगैरह पाए जाते हैं उसे सेविंग करके मसाला वगैरह भर के उसे रखते हैं और उसे जूते चप्पल वगैरह बेल्ट वगैरह बनाया जाता है। तो उसका भी निर्यात भारत देश ज्यादा चमड़े निर्यात करता है। जो सऊदी अरब में सबसे ज्यादा हमारा चमड़ा वगैरह जाता है, वहां से चप्पल वगैरह शूज वगैरह बन कर आता है। तो लोग कहते हैं कि मैं सऊदी अरब की शूज वगैरह पहन रहा हूँ, बाकी रेंटिंग वगैरह जैकेट वगैरह पहन रहे, लेकिन ये समझना चाहिए कि जो चमड़ा है वो हमारे भारत देश से ज्यादा, जो रॉ मटेरियल हमारे मतलब वो सऊदी अरब में सिर्फ बंद कर आता है, लेकिन ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे पास है। इस प्रकार से भारत का ये चमड़ा उद्योग भी निर्यात अभिमुख पाया गया है। उसके बाद में आ रहा नमक उद्योग। भारत नमक उद्योग में भी प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का वार्षिक उत्पादन 200 लाख टन है। तो भारत का नमक उद्योग में भारत सबसे आगे। तो भारत का नमक उद्योग में 200 लाख टन यहाँ पे उत्पादन दिया गया है। तो आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन होता है। तो 200 लाख टन में से आयोडीन युक्त नमक का 60 लाख टन यहाँ पे होता है भारत देश में। आपको पता है कि नमक जो है खानों का पाचन होता है। अगर खाने में नमक नहीं है तो खाने में स्वाद नहीं आता है। यहाँ पे हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन 200 लाख टन होता है और आयोडीन नमक का 60 लाख टन उत्पादन होता है। तो अब उसके बाद में आप लोगों का साइकिल उद्योग। अब साइकिल उद्योग के बारे में दिया गया है कि साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में अग्रसर है। पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। लुधियाना शहर का प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। भारत नाइजीरिया, मैक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राजील आदि देशों को साइकिल निर्यात करता है। तो हमारे देश के बारे में बताया कि साइकिल उद्योग में भारत सबसे आगे है, क्योंकि हमारे भारत में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और निर्धनता भी सबसे ज्यादा। निर्धनता के हिसाब से सब टू व्हीलर्स गाड़ी वगैरह
साइकिल बनाई जाती है। तो साइकिल का यहाँ ज्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। उसमें भारत का लुधियाना शहर जो है उसमें वो शहर में सबसे ज्यादा साइकिल का उत्पादन होता है। तो यहाँ से भारत से नाइजीरिया, मेक्सिको, केन्या, युगांडा, ब्राजील आदि देशों में हम साइकिल निर्यात करते हैं। उसके बाद में आ रहा है खादी और ग्राम उद्योग। अब वो खादी तथा ग्राम उद्योग के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ग्रामीण भाग के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री तथा मानव संसाधन को उपयोग में लाने वाले लघु उद्योगों का विकास हो तथा रोजगार निर्मित के माध्यम से गांव स्वावलंबी बने, ये इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य। तो हमें खादी ग्राम उद्योग के बारे में बताया गया है कि ग्रामीण भाग में ज्यादातर औद्योगिक को स्थापित करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्रामीण उद्योग के आयोग की स्थापना की गई, ताकि गांव में कुटीर उद्योग ज्यादा चल सके। उसे साधन सामग्री पहुंचाने के लिए मानव संसाधन का इसमें उपयोग किया जाता है। मनुष्य अपने हाथ से ज्यादा बनाया जाता है। तो मानव संसाधन को उपयोग में लाने के लिए लघु उद्योगों का विकास हो और रोजगार निर्मित के लिए ये स्वावलंबी बने, ऐसे आयोग ने प्रमुख उद्देश्य दिया कि खादी का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद में आ रहा होगा कृषि उद्योग। तो कृषि उद्योग के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको पता है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो भारत देश में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है। तो कृषि उद्योग में दिया गया है भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है। कृषि के अनेक कार्य बैलों की सहायता से भी किए जाते हैं। उसी तरह जोताई, बुआई से लेकर कटाई, मटाई आदि कार्य यंत्रों द्वारा किया जा रहा है। तो आपको पता है कि हमारे भारत देश में पारंपरिक आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है। हमारा आज कल की बात है, जो कल आप लोगों ने देखा है, कल बैल बोला था। तो बैल बोला जो हमारे भारत देश के जो कृषि प्रधान देश में बैलों को, जो हमारे जो पशु है उसे पशुधन कहा जाता है। इस प्रकार से वो गाय को गोधन कहा जाता है कि भाई वो धन जो है सबसे ज्यादा होता है। उस प्रकार से हमारे बैलों के बारे में, बैलों की रक्षा किया जाता है ताकि वो खेती बाड़ी में जुताई कर सकते। आज आधुनिक युग में यंत्र तंत्रों का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि हम बैलों के माध्यम से भी और आधुनिक यंत्र से भी खेती कर सके। उनकी सहायता से जुताई, बुआई वगैरह, कटाई, मटाई वगैरह कर सके। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित अन्य कार्य है। गांव देहातों में कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय चलता है। कृषि के कार्य कृषि उत्पादन पर 70% समाज निर्भर होता है। कृषि उद्योग में पुरुषों के साथ महिलाओं की का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको पता है लेडीज चल रहा है। तो आज हर गाँव वगैरह में देखो सब खेती बाड़ी वगैरह कर रहे हैं। तो 70% हमारा समाज उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी खेतों में जाके काम वगैरह करते रहते हैं। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा भारत देश कृषि व्यवसाय पर निर्भर रहता है। तो हमारे कृषि पर आधारित अन्य कार्य जो गाँव भागों में कृषि वगैरह चलते हैं, उसके अनुसार हमारा जो उत्पादन है 70% उस पर निर्भर होता है। तो भारत में कृषि व्यवसाय विभिन्न मौसमों में चलता है। खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती है। प्रमुख से ज्वार, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन का उत्पादन लिया जाता है। उसी के साथ साथ कपास, गन्ना और की प्रक्रिया पर कपड़ा और शक्कर के उद्योग भी चलते हैं। कृषि से फलों और साग सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। वर्तमान में इन पर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। कृषि में मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक, सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजना, कृषि शहर और किसान संगठन जैसी योजनाएं आयोजित की जाती है। कृषि औजारों, बीजों और आयोजित की जाती है। कृषि औजार, बीजों की, खादों की आपूर्ति भी की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा प्रशिक्षण, प्रोद्यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस व्यवसाय जिला व्यवसाय मार्गदर्शन BIC की ओर से मार्गदर्शन दिया जाता है। उत्पादित माल के संग्रह हेतु गोदाम, वेयर हाउस निर्माण किए गए, आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत खाद्यान्न और उत्पादन और फसल पद्धति में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में टपक सिंचन और जैविक कृषि और आधुनिक पद्धति की कृषि की जा रही है। इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि हमारे भारत देश में किसानों को कृषि औजार बीजों की आपूर्ति की आपूर्ति की जा रही है। उनको फलोद्यान, प्रशिक्षण, किसानों की नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, ये सब हमारे एग्रीकल्चर द्वारा APMC या समझ लो PKV ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का आविष्कार किया जाए ताकि आप लोग खेती वगैरह की जो जमीन वृद्धावस्था कैसी है शहरों में नमूने के द्वारा उसे बताया जाए कि मोबाइल बताया कैसा करना चाहिए कि जमीन कैसी है, ज्यादा फसल पैदा कर सकते हैं। ये सब किसानों को बताया जाता है। उसके साथ साथ हमारे DIC, भारत देश की जो DIC केंद्र है,
इंडस्ट्री को भी लोन वगैरह दे दिए ताकि किसान खेती बाड़ी वगैरह कर सके, और बड़े बड़े गोदाम वगैरह बना के रखा ताकि अनाज वगैरह को संग्रह करते जिससे वेयर हाउस लगाया जाता है। उसी प्रकार से कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन वगैरह के लिए भी इंडिया के द्वारा लोन दिया जाता है। तो भारत खाद्यान्न और उत्पादन पद्धति में आत्मनिर्भर हो रहा है। उसके बाद में आ रहा है भारत सरकार की नीति। अब भारत सरकार की नीति क्या है उसकी हम जानकारी हासिल करें। भारत सरकार ने कृषि उत्पादन क्षेत्र के लिए या समझ लो सभी प्रकार के जितने उद्योग है उनके लिए भारत सरकार की पॉलिसी क्या है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति की अवधि में कागज उद्योग, औषधीय उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तु उद्योग, खाद्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 1970 की औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखाने भारी उद्योग क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न रखते भारी उद्योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थानों और विदेशी कंपनियों को देना भी निश्चित किया गया था। इस नीति के अनुसार 1972 में के अंत में सरकारी पंचायत कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए। तो यहाँ पर भारत सरकार की नीति बताई गई कि किस प्रकार से चौथी पंचवर्षीय योजना में कागज उद्योग, रंग उद्योग, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग और उसके बाद में आपका खाद्य पदार्थ उद्योग, तेल, शक्कर उद्योग, सब उद्योग के लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। 1970 के बाद में एक अनुसूची तैयार की गई कि बड़े उद्योग कौन से, छोटे उद्योग कौन से। तो कल कारखाने वाले जिनमें ज्यादातर 3 लाख से यहाँ पर बताया है कि 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत करके रजिस्ट्रेशन किए गए। तो यहाँ पर आप लोगों को निवेश के बारे में बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा निवेश करता है मतलब 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले सभी कारखानों को भारी उद्योग में शामिल किया गया है। 5 करोड़ से अधिक जो कल कारखानों में फैक्ट्रियों में निवेश किया है तो भारी उद्योग में शामिल होगा, उसको रजिस्टर करना जरूरी है और उनको रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद में आप लोगों का खनिज संसाधन। तो भारत सरकार ने समझ में आएगा आप लोगों के कारखानों कैसे इसमें रजिस्टर करना चाहिए, छोटे उद्योग कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया कि 1972 के बाद 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किया गया। खनिज संसाधन के बारे में दिया गया कि रॉ मटेरियल। तो देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला, इनको खनिजों की उपलब्धता बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। तो खनिज संसाधन में हमारे औद्योगिक विकास के लिए पत्थर, कोयला और लोह का सबसे ज्यादा उद्योग होता है। इनमें हमारे भारत देश में लोह, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि का प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भंडार वगैरह है जो रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं। खनिज संसाधन जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद आप लोगों का वन संसाधन, जंगल के बारे में। तो वन संसाधन पर आधारित उद्योग के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे। वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्थानीय लोग कर रहे हैं। निर्माण कार्य, कागज, अखबार, कागज, रेशम, माचिस, औषधीय वनस्पति, शहद, काम के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री उद्योग के लिए वन आवश्यक होता है। हमारे वन संसाधन के द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे पेड़ काटो, कुछ ऐसे नियम काटो। सरकार ने 2 भाग डिवाइड किया गया, कौन से पेड़ काटना है, कौन से नहीं काटना है, जिसमें उद्योग वगैरह चल सके। कुछ वन ऐसे रिजर्व करके रखे जिनसे वनों के रक्षण के लिए राज्य सरकार ने कायदे कानून बनाया। लोग भी उसको वन रक्षण का कायदे कानून को पालन कर रहे हैं। तो कागज, अखबार के कागज वगैरह बनाना, उसके बाद में रेशम, माचिस, औषधि वगैरह बनाना है और शायद लाख, रंग का वगैरह की जो जितना भी कच्चा मटेरियल्स वगैरह ये वन संसाधन से आता है। तो जितने भी यहाँ पे इलीगल बिजनेस वगैरह उसकी सरकार ने बैन किया गया। इलीगल तरीके से आप वन संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा वन संसाधन द्वारा सरकार ने एक नया कदम उठाया है। उसके बाद में आपका मत्स्य व्यवसाय, मछली पालन। तो मत्स्य व्यवसाय में दिया गया है कि नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी एवं सागरीय जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्य उत्पादन होता है। इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए बंदरगाह का निर्माण कराने, बंदरगाह का विकास, मत्स्य बीज केंद्र, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र तैयार किया गया। तो आप लोगों को बताया गया कि नदी, नहर, तालाब, मीठे जल का सागर कैसा करना चाहिए। तो नदी, नाले, तालाब और आप लोगों के जो बीज वगैरह होती है, तो यहाँ पे नदी, तालाब, सरोवर, मीठे पानी, जो जहाँ पर मीठा पानी होता है तो वहां पर मत्स्य व्यवसाय, मछली का व्यवसाय किया जाता है। इन व्यवसाय के संवर्धन के लिए बंदरगाह का निर्माण किया गया है और पुराने बंदरगाह का विकास मत्स्य केंद्र में कन्वर्ट किया गया है और मत्स्य व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है किस प्रकार से अपने मत्स्य व्यवसाय करना चाहिए। तो मीठे जल में सबसे ज्यादा मत्स्य व्यवसाय होता है। पर्यटन उद्योग। अब यहाँ पे आ रहा आप लोगों का पर्यटन उद्योग के बारे में। तो भारत को समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत प्राप्त है। देश के कोने कोने में विविध धर्मों के प्रार्थना स्थल, तीर्थ स्थली, नदियों के संगम,
संगम, किले, गुफाएं, इसके देश विदेश के नागरिक भारत में पर्यटन हेतु वर्ष भर आते रहते हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए आवास और यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय बड़ी मात्रा में चलता है। पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों में मार्गदर्शक होते हैं। दुर्गम स्थलों का वाहन पहुंच नहीं सकते, उन स्थलों पर वहां के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करते हैं। इससे रोजगार का भी निर्माण होता है। तो आपको पता है पर्यटन उद्योग जहाँ पर लोग इतिहास को जानने के लिए या बीमारियों को करने के लिए, हवाखोरी वगैरह करने के लिए, जहाँ पहाड़ी इलाके, जहाँ हमारे गढ़ किले वगैरह होते हैं, उनको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो उससे भी हमारे को सबसे ज्यादा लाभ होता है। हमारे पूरे भारत देश में कोने कोने में धार्मिक स्थल है, ताजमहल जैसा हो गया, तीर्थ स्थल हो गए, नदियां, संगम, किले, गुफाएं वगैरह, तो उनको देश विदेश में नागरिक वगैरह पूरे वर्ष भर आते रहते हैं और पर्यटक वहां पर जाते रहते हैं। तो उनका आना, उनका यात्रा करना, उनका रहना, उससे हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है और उनकी सुख सुविधा को ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए वस्तु बिक्री के लिए होटल की आविष्कार किया जाता है, उससे व्यवसाय बढ़ता है। और पर्यटकों से संबंधित कुछ गाइड वगैरह भी होते हैं जो उनको सब जानकारी वगैरह देते हैं, या फिर दुर्गम स्थानों पर जहाँ पर वाहन वगैरह जा नहीं सकते, वहाँ पे लोग उनको ले जाते हैं, गाइड वगैरह ऐसे ले जाकर उनको दिखाने से वो पारिश्रमिक देते हैं, पेमेंट वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर होटल को व्यवसाय मिलता है, लोगों को रोजगार होता है। जहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं, जहाँ ऐतिहासिक किले वगैरह या नदियों संगम वगैरह होते हैं, जहाँ पर डैम बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता है। इसलिए यहाँ पे पर्यटन उद्योग भी फल फूल रहा है। उसके बाद में आपका व्यापार आयात निर्यात। अब आपका व्यापार आयात निर्यात। तो वर्ष 1951 में योद्धा प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा। भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य और औषधि आदि का आयात किया जाता है। हमारे भारत देश में बताया गया आप लोगों की यंत्र सामग्री और यंत्र सामग्री के साथ साथ में लोहा, खनिज तेल, खाद्य, ये सब सबसे ज्यादा औषधियों का यहाँ पे क्या आयात किया जाता है, यानी आयात यानी भारत देश से भेजा जाता है। और निर्यात में क्या क्या होता है, भारत ने स्वतंत्र प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ाया दिया गया। भारत के निर्यात में चाय, कॉफी के मामले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती का मूल्यवान निर्यात वस्तुओं का समावेश होता है। तो यहाँ पे भारत 1951 के बाद में आयात निर्यात में अपना हाथ आजमा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा भारत देश को फायदा भी हो रहा था। पूरा निवेशीकरण हो गया, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट एरिया बन गया। तो आयात निर्यात में भारत सबसे आगे है और वो सबसे ज्यादा ये इसका व्यापार चल रहा है। तो आयात निर्यात का उत्पादन भी फल फूल रहा है। उसके बाद में आर्थिक व्यापार। तो ये आर्थिक व्यापार है। तो आर्थिक व्यापार में भारत का आर्थिक व्यापार रेल मार्ग, जलमार्ग, सड़क और विमान मार्ग है, जल थल नभ। अब यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई में महत्वपूर्ण बंदरगाह। आर्थिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, ईंधन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का धंधा का समावेश होता है। देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन रहन के स्तर ऊंचा उठता है, रोजगार के अनेक अवसर का उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो देश की प्रगति में इनकी सहायता होती है। तो यहाँ पे आर्थिक व्यापार के बारे में दिया गया कि हमारे भारत देश में आर्थिक व्यापार सबसे ज्यादा होता है। जल, थल, नभ, रेल, उसके बाद में विमान, सड़क वाला सड़क और रेल मार्ग, जल मार्ग, विमान, वायु मार्ग और सड़क मार्ग, ये सभी में मुंबई, कलकत्ता, कोचीन और आप लोगों का चेन्नई में प्रमुख बंदरगाह है। और आर्थिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती और चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, तिलहन, लोहा, इस्पात और नमक, चीनी का आदि वस्तुओं का समावेश होता है। देश के उद्योग धंधों में ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट वगैरह होता है, जिसके कारण हमारा रहन सहन ऊंचा उठ रहा है। भारत देश को भी इसका फायदा होता है। जितना हम हमारे भारत देश में आर्थिक व्यापार करेंगे, जितना हम धंधों में जितना कमाई दमाई करेंगे, उसका प्रोग्रेस हमारा भारत डेवलप होगा। तो इस प्रकार से रोजगार के अनेक अवसर हमें उपलब्ध होते हैं। सच में कहा जाए देश की प्रगति में सहायता प्राप्त होती है आर्थिक व्यापार के द्वारा। तो हमारा पैसा आउट ऑफ यानी विलायत विदेशों में ना जाए, बाहर के देशों में जाए, अपने देशों के अंदर ही हम आहार व्यवहार व्यापार वगैरह करें, जिससे हमारा भारत देश की प्रगति होती है। इस प्रकार से यहाँ आपका पाठ खत्म होता है, खत्म होता है। थैंक यू।